नमस्कार। क्लियर कट में आज का मुद्दा है ओपेक प्लस। तेल का ये पुराना दरबार आखिर क्यों बिखर रहा, इसका जवाब ढूंढने के लिए चलना होगा 14 सितंबर 1960 की उस बैठक में जो बगदाद में हुई थी। एक हॉल में 5 तेल उत्पादक देश बैठे थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुला। तेल उनकी जमीन से निकलता था, लेकिन कीमत कोई और तय करता था। तेल उनके डेजर्ट, उनके वेल, उनकी धरती का था, लेकिन मार्केट की चाबी बड़ी वेस्टर्न ऑयल कंपनीज के हाथ में थी। इन्हें कहा जाता था 7 सिस्टर्स। इसी इम्बैलेंस से ओपेक पैदा हुआ। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मकसद साफ था, तेल उत्पादक देश एक साथ बैठेंगे, उत्पादन तय करेंगे, सप्लाई घटानी है या बढ़ानी है, और दुनिया को बताएंगे कि तेल सिर्फ बायर की मर्जी से नहीं बिकेगा। सरल भाषा में ओपेक तेल बेचने वालों का दरबार था। मकसद साफ था, खरीदारों की दुनिया में बेचने वालों की ताकत बनाना। 1973 में दुनिया ने इस ताकत का असली चेहरा देखा। अरब ऑयल एम्बार्गो आया, पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें, अमेरिका में स्पीड लिमिट, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस, इन्फ्लेशन, रिसेशन का डर, और दुनिया को पहली बार समझ आया कि तेल सिर्फ फ्यूल नहीं है, तेल सत्ता है, तेल डिप्लोमेसी है, तेल प्रेशर पॉइंट है, और तेल की कीमत में दुनिया की राजनीति छिपी होती है। अब 2026 की तस्वीर देखिए। यूएई ओपेक से बाहर निकल चुका है। इराक हायर कोटा की मांग कर रहा है और एग्जिट की चेतावनी भी दे रहा है। सऊदी अरेबिया प्रोडक्शन डिसिप्लिन चाहता है। रशिया सैंक्शन और वेस्ट एशिया वॉर के बीच मजबूरी में है। अमेरिका शेल ऑयल से दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन चुका है। ब्राजील, गुआना, कनाडा जैसे नॉन ओपेक प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा रहे हैं, और इंडिया जैसा बड़ा बायर अब सिर्फ तेल खरीदना नहीं चाहता, वह स्टोरेज, रूट, करेंसी और क्राइसिस एक्सेस भी नेगोशिएट करना चाहता है। इसी बीच वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस ने क्रूड प्राइसेस को फिर झटका दिया। WTI क्रूड, जो वॉर से पहले करीब $67 प्रति बैरल के आसपास था, तनाव बढ़ने के बाद $88 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। ब्रेंट भी $85 प्रति बैरल के जोन में ट्रेड कर रहा था। होर्मुज की सुरक्षा फिर दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी चिंता बन गई। इस चिंता के चरम पर कच्चे तेल की कीमतों ने ब्रेंट ने $120 प्रति बैरल का स्तर भी छुआ था। तो सवाल साफ है, जिस ओपेक ने कभी दुनिया को ऑयल शॉक दिया था, आज वही ओपेक प्लस खुद शॉक में क्यों है? यूएई क्यों बाहर निकला? इराक क्यों नाराज है? सऊदी अरेबिया की मुश्किल क्या है? यूएस शेल ने खेल कैसे बदला? ऑयल का ग्लोबल प्रोडक्शन कंजम्पशन मैप कैसे बदल रहा है? और इंडिया के लिए इसके क्या मायने हैं? सस्ता तेल, महंगा तेल या स्ट्रेटेजिक तेल? नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर, आप देख रहे हैं क्लियर कट। क्लियर कट में आज बात ओपेक प्लस की, और आज की कहानी केवल क्रूड ऑयल प्राइस की कहानी नहीं है। आज की कहानी है तेल के पुराने कार्टेल की, सऊदी डिसिप्लिन की, यूएई के एम्बिशन की, इराक की मजबूरी की, यूएस शेल रिवॉल्यूशन की, वेस्ट एशिया वॉर प्रीमियम की, होर्मुज के चोक पॉइंट की, और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी की। ये ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, ये बदलते ऑयल वर्ल्ड की क्लियर कट पिक्चर है। ओपेक प्लस की कहानी समझने से पहले ऑयल का ग्लोबल मैप समझना जरूरी है, क्योंकि आज ऑयल वहां नहीं जलता जहां निकलता है। तेल निकलता है अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, रशिया में, कनाडा में, इराक में, यूएई में, ब्राजील जैसे देशों में, लेकिन तेल की खपत आती है अमेरिका, चाइना, इंडिया, यूरोप, जापान, कोरिया और इमर्जिंग एशिया से। यानी ऑयल का असली कॉन्फ्लिक्ट यही है, प्रोड्यूसर अलग, कंज्यूमर अलग, रूट अलग, करेंसी अलग, रिस्क अलग। अब इस टेबल को समझिए। अमेरिका ऑयल निकालता भी है और पीता भी है। चाइना ऑयल निकालता कम है, पीता बहुत है। भारत ऑयल निकालता बहुत कम है, लेकिन डिमांड तेजी से बढ़ रही है। सऊदी ऑयल बेचता है, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बढ़ा है। यूएई और इराक तेल बेचकर भविष्य खरीदना चाहते हैं, और यही ओपेक प्लस में दरार की जड़ है।
तेल के पुराने दौर में प्रोड्यूसर ताकतवर था, नए दौर में बायर भी ताकतवर है और इंडिया अब सिर्फ बायर नहीं है, डिमांड पावर बन रहा है। अब समझिए ओपेक और ओपेक प्लस में फर्क क्या है। ओपेक ओरिजिनल ग्रुप है ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का, लेकिन 2016 के बाद ओपेक प्लस बना। ओपेक प्लस में ओपेक मेंबर्स के साथ साथ रशिया और कुछ नॉन ओपेक प्रोड्यूसर भी आए। क्यों आए? क्योंकि अकेले ओपेक की ताकत कम हो रही थी। यूएस शेल ऑयल बढ़ रहा था, रशिया बड़ा प्रोड्यूसर था, नॉन ओपेक सप्लाई मजबूत हो रही थी, ग्लोबल सप्लाई कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए ओपेक ने रशिया जैसे प्रोड्यूसर को साथ लिया। ओपेक प्लस का मॉडल सिंपल था, ये प्रोडक्शन टारगेट मानेंगे, रशिया साथ आएगा, बाकी कंट्रीज भी कोटा फॉलो करेंगे, सप्लाई टाइट रहेगी, प्राइस को सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस मॉडल में शुरू से एक प्रॉब्लम थी, हर कंट्री की ज़रूरत अलग है। सऊदी अरेबिया प्राइस डिसिप्लिन चाहता है, यूएई अपनी कैपेसिटी मोनेटाइज करना चाहता है, इराक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ज़्यादा रेवेन्यू चाहता है, रशिया सैंक्शंस के बीच जितना बेच सके उतना बेचना चाहता है, नाइजीरिया और अंगोला जैसे कंट्रीज भी कभी कोटा से कम प्रोड्यूस करने की मजबूरी झेलते हैं। कजाकिस्तान जैसे प्रोड्यूसर अपनी इकोनॉमिक्स देखते हैं, यानी ओपेक प्लस बाहर से कार्टेल दिखता है, अंदर से ये अलग अलग ज़रूरतों वाले देशों की कठिन शादी है और अब ये शादी दबाव में है। अब ये समझिए ओपेक प्लस की ताकत घट क्यों रही है। ओपेक प्लस अभी भी पावरफुल है, लेकिन पहले जैसा अकेला किंग नहीं है। 2016 के आसपास ओपेक प्लस ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन का करीब 53% हिस्सा कंट्रोल करता था। अब ये शेयर 46% पर आ गया। जोन में माना जाता है यूएई के बाहर निकलने के बाद ओपेक और ओपेक प्लस दोनों की प्रोडक्शन शेयर और कैपेसिटी पर असर पड़ा। मतलब ओपेक प्लस अभी भी बड़ा है, लेकिन अब दुनिया के आधे से कम ऑयल प्रोडक्शन पर उसका सीधा कंट्रोल है। बाकी ऑयल कहां से आ रहा है? अमेरिका से, कनाडा से, ब्राजील से, गुआना से, नॉर्वे से, अर्जेंटीना से, चाइना से। यही नया एनर्जी मैप है। पहले ओपेक सप्लाई कम करता था तो दुनिया कांपती थी, अब ओपेक सप्लाई कम करता है तो यूएस शेल, ब्राजील और गुआना मार्केट शेयर उठा लेते हैं। यानी ओपेक प्लस की मजबूरी बदल गई। पहले सवाल था प्राइस कैसे बचाएं, अब सवाल है प्राइस बचाएं या मार्केट शेयर बचाएं। सऊदी कहता है प्राइस बचाओ, यूएई कहता है कैपेसिटी बेचो, इराक कहता है कोटा बढ़ाओ, रशिया कहता है फ्लेक्सिबिलिटी दो, यूएस शेल कहता है प्राइस बढ़ेगा तो हम ड्रिलिंग बढ़ा देंगे। यही ओपेक प्लस की नई उलझन है। अब यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा ये समझते हैं। यूएई की स्टोरी समझिए। यूएई ने ऑयल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने में बहुत पैसा लगाया। अबू धाबी चाहता था कि वह अपनी एक्सपेंडेड कैपेसिटी का पूरा यूज करे, लेकिन ओपेक कोटा कहता था इतना ही प्रोड्यूस करो। यही यूएई की फ्रस्ट्रेशन थी। यूएई कह रहा था हमने कैपेसिटी बनाई, हमने इन्वेस्टमेंट किया, हमारे पास क्रूड है, डिमांड अभी है, एनर्जी ट्रांजिशन आने से पहले हमें रिजर्व मोनेटाइज करने हैं, तो हम अपने ही ऑयल को जमीन में क्यों छोड़ें। ओपेक का लॉजिक था अगर हर कोई ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो प्राइस गिर जाएंगे। यूएई का लॉजिक था अगर हमने कैपेसिटी बनाई है तो हमें बेचने दो। यहीं क्लैश हुआ। रिसेंट डेटा बताता है कि यूएई आउटपुट जून में 3.8 मिलियन बैरल पर डे से ऊपर निकल गया। कुछ एस्टिमेट ने इसे 4.1 मिलियन बैरल पर डे तक बताया है। यूएई आगे जाकर 5 मिलियन बैरल पर डे से ज़्यादा कैपेसिटी टारगेट कर रहा है। यानी यूएई का मैसेज साफ है, मुझे कार्टेल की छत नहीं चाहिए, मुझे अपनी कैपेसिटी की पूरी धूप चाहिए। ये ओपेक के लिए सिंबॉलिक ब्लो है, क्योंकि यूएई छोटा प्लेयर नहीं है, गल्फ का मेजर प्रोड्यूसर है, इंडिया के लिए बड़ा सप्लायर है, एडनॉक के जरिए इंडिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से भी जुड़ा है और अबू धाबी अब सिर्फ ऑयल सेलर नहीं, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, स्टोरेज और स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर में पार्टनर बनना चाहता है। अब आते हैं इराक पे। इराक नाराज क्यों है? इराक ओपेक का फाउंडिंग मेंबर है। बगदाद में ही दरअसल ओपेक की शुरुआत हुई थी। आज वही इराक कोटा को लेकर नाराज है। इराक ओपेक का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। प्रोडक्शन रफली 4 मिलियन बैरल पर डे के आसपास है। इराक आने वाले वर्षों में प्रोडक्शन 7 बिलियन बैरल पर डे तक ले जाने की एम्बिशन रखता है, लेकिन ओपेक कोटा कहता है डिसिप्लिन रखो। इराक की प्रॉब्लम अलग है। देश ने डिकेड्स ऑफ वॉर देखे, सैंक्शंस देखे, आईएसआईएस क्राइसिस देखा,
इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज देखा, पब्लिक फाइनेंस पर दबाव देखा और अब वेस्ट एशिया वॉर ने उसकी फिस्कल और एक्सपोर्ट एंजाइटी को और बढ़ा दिया है। इराक कह रहा है हमें रीबिल्ड करना है, हमें रेवेन्यू चाहिए, हमारे पास कैपेसिटी है तो हमें हायर कोटा मिलना चाहिए। अगर ओपेक ये नहीं देगा तो इराक एग्जिट ऑप्शन पर सोच सकता है। ये सिर्फ ऑयल पॉलिसी नहीं है, ये इराक की इकोनॉमिक मजबूरी है। सऊदी अरेबिया चाहता है प्राइस बचाओ, इराक चाहता है रेवेन्यू बढ़ाओ, यूएई चाहता है कैपेसिटीज को मोनेटाइज करो। यही ओपेक प्लस का फ्रैक्चर है। सब ऑयल बेचते हैं लेकिन सबकी जरूरत अलग अलग है। अब समझिए वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस और ऑयल प्राइस सर्ज की कहानी। इस पूरी कहानी का सबसे ताजा और सबसे संवेदनशील एंगल यही है, वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस। जब कन्फ्लिक्ट बढ़ा, ऑयल मार्केट ने तुरंत रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया। क्यों? क्योंकि दुनिया का बड़ा ऑयल फ्लो गल्फ से निकलता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज सबसे क्रिटिकल चोक पॉइंट है। एशिया के गल्फ ऑयल का बहुत बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अगर होर्मुज पर खतरा बढ़ता है तो मार्केट सिर्फ आज की सप्लाई नहीं देखता, मार्केट ये देखता है शिप सेफ्टी से निकलेगा या नहीं, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बढ़ेगा, टैंकर रूट कितना लंबा होगा, रिफाइनरीज को क्रूड समय पर मिलेगा या नहीं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रिलीज होंगे या नहीं। इसलिए वेस्ट एशिया वॉर क्राइसिस के बाद WTI क्रूड करीब $67 से $88 पर बैरल तक चढ़ गया। ब्रेंट भी $85 के जोन में दिखा। ये सिर्फ डिमांड सप्लाई नहीं था, ये फियर प्रीमियम था। ऑयल मार्केट में कभी कभी बैरल कम नहीं होता, भरोसा कम हो जाता है, और जब भरोसा कम होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। वेस्ट एशिया क्राइसिस ने ओपेक प्लस को और मुश्किल में डाल दिया। एक तरफ प्रोड्यूसर आउटपुट बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ शिपिंग रूट में रिस्क है। एक तरफ ओपेक प्लस सप्लाई बढ़ाकर प्राइसेस ठंडे करना चाहता है, दूसरी तरफ होर्मुज का डर प्राइसेस में आग डाल देता है। यानी बैरल जमीन से निकल भी जाए तो जरूरी नहीं बायर तक आसानी से पहुंचे। ऑयल की नई दुनिया में प्रोडक्शन से ज्यादा रूट इंपॉर्टेंट हो गया। अब इस कहानी का अगला एंगल समझिए, जो है सऊदी अरेबिया की मुश्किल। सऊदी अरेबिया ओपेक प्लस का डिफैक्टो लीडर है। सऊदी के पास स्पेयर कैपेसिटी है, बजट की ज़रूरत है, विजन 2030 प्रोजेक्ट है, नियोम जैसे मेगा प्रोजेक्ट हैं और ऑयल रेवेन्यू पर इस देश का बड़ा फिजिकल डिपेंडेंस है। सऊदी अक्सर प्रोडक्शन कट करके प्राइस सपोर्ट देता है, लेकिन समस्या यह है कि अगर सऊदी कट करे और बाकी मेंबर डिसिप्लिन ना रखें तो सऊदी मार्केट शेयर खोता है। सऊदी कहता है सब मिलकर प्राइस कट करो, कई मेंबर कहते हैं हमें रेवेन्यू चाहिए, हम कैसे कम प्रोड्यूस करें। सऊदी चाहता है प्राइस, यूएई चाहता है वॉल्यूम, इराक चाहता है कोटा, रशिया चाहता है फ्लेक्सिबिलिटी, यूएस शेल चाहता है हायर प्राइसेस। ओपेक प्लस की पूरी टेंशन 4 शब्दों में है दरअसल, प्राइस, वॉल्यूम, कोटा और फ्लेक्सिबिलिटी। पुराना फॉर्मूला क्या था? डिसिप्लिन से प्राइस, नया वर्ड कह रहा है हर प्रोड्यूसर अपनी बैलेंस शीट देख रहा है। अब समझिए अमेरिका के शेल ने गेम कैसे बदला। यूएस शेल रिवॉल्यूशन को समझना जरूरी है। अमेरिका ने ऑयल को माइनिंग से मैन्युफैक्चरिंग जैसा बना दिया। पहले ऑयल प्रोजेक्ट लंबी प्लानिंग, डीप कैपिटल और स्लो आउटपुट का गेम थे। शेल ने मॉडल बदल दिया, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग, फ्रैकिंग, मल्टीवेल पैड्स, डेटा ड्रिवन ड्रिलिंग, फास्ट साइकिल प्रोडक्शन। 2008 के आसपास यूएस क्रूड आउटपुट करीब 5 मिलियन बैरल पर डे था। 2025 में यूएस क्रूड आउटपुट रिकॉर्ड 13.6 मिलियन बैरल पर डे पहुंच गया। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। इसका मतलब क्या है? ओपेक सप्लाई कट करे, प्राइस ऊपर जाए तो यूएस शेल प्रोड्यूसर्स ड्रिलिंग बढ़ा सकते हैं। यानी ओपेक प्राइस बचाए तो फायदा शेल उठा ले। पहले ओपेक सप्लाई रोकता था तो दुनिया डरती थी, अब ओपेक सप्लाई रोकता है तो टेक्सास मुस्कुराता है। और सिर्फ अमेरिका नहीं, ब्राजील ऑफशोर आउटपुट बढ़ा रहा है, गुआना नए बैरल ला रहा है, कनाडा स्टेबल सप्लाई दे रहा है, अर्जेंटीना शेल पोटेंशियल पर काम कर रहा है। ऑयल पावर अब सिर्फ गल्फ मैप पर नहीं दिखता, ऑयल पावर अब अमेरिका ऑफशोर बेसिन और शेल बेसिन में भी दिखता है। यही एनर्जी मैप का सबसे बड़ा बदलाव है। अब डिमांड साइड देखिए। दुनिया में ऑयल डिमांड का पुराना इंजन चाइना था। चाइना की फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, एक्सपोर्ट, रोड,
चाइना का अर्बनाइजेशन। लेकिन अब चाइना की डिमांड ग्रोथ धीमी हो रही है, ईवी एडॉप्शन तेज हो रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर वीक है, मैन्युफैक्चरिंग मिक्स बदल रहा है। चाइना ने स्टॉक पाइलिंग भी बहुत की है। चाइना अभी भी बहुत बड़ा कंज्यूमर है, करीब 16 मिलियन बैरल पर डे कंज्यूम करता है। लेकिन इंक्रीमेंटल डिमांड ग्रोथ में इंडिया की अहमियत बढ़ रही है। इंडिया करीब 5.6 मिलियन बैरल पर डे ऑयल डिमांड वाला देश है। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है और डिमांड अभी बढ़ती इकोनॉमी से जुड़ी है। कैसे? कार्स, एविएशन, रोड ट्रांसपोर्ट, पेट्रोकेमिकल्स, एलपीजी, डीजल, इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बनाइजेशन। इंडिया की एनर्जी एपिटाइट अभी खत्म नहीं हुई, यानी ऑयल मार्केट अब चाइना के बाद इंडिया को देख रहा है और यही इंडिया की बार्गेनिंग पावर का नया बेस है। पहले इंडिया कहता था मुझे ऑयल चाहिए, अब इंडिया कह सकता है मैं लॉन्ग टर्म बायर हूं, मुझे बेटर टर्म्स चाहिए, मुझे स्टोरेज दीजिए, रूट सिक्योरिटी दीजिए, करेंसी की फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, इमरजेंसी एक्सेस भी दीजिए। इंडिया के लिए इसका मतलब क्या है, अब ये समझिए। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है। इंडिया अपनी क्रूड रिक्वायरमेंट का करीब 85 से 88% बाहर से लाता है। मतलब इंडिया ऑयल प्राइस नहीं बनाता, इंडिया ऑयल प्राइस झेलता है। इसलिए ओपेक प्लस की दरार इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला असर ये कि प्राइस रिलीफ की संभावना बनती है। अगर यूएई ओपेक कोटा से बाहर आकर आउटपुट बढ़ाता है और इराक भी हायर कोटा मांगता है तो ग्लोबल सप्लाई बढ़ सकती है। सप्लाई बढ़ी तो प्राइस पर दबाव आ सकता है। इंडिया के लिए ये पॉजिटिव है। क्रूड सस्ता हुआ तो इंपोर्ट बिल कम, करंट अकाउंट डेफिसिट पर प्रेशर कम, रुपए पर प्रेशर कम, इन्फ्लेशन पर राहत, एविएशन फ्यूल कॉस्ट कम, फर्टिलाइजर सब्सिडी पर इनडायरेक्ट राहत। लेकिन ये कहानी अभी आधी है। दूसरा असर वॉलेटिलिटी। अगर ओपेक प्लस डिसिप्लिन टूटता है तो प्राइस वॉर भी हो सकता है। प्राइस गिरना इंडिया के लिए अच्छा है, लेकिन एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी खराब होती है। रिफाइनर्स प्लानिंग नहीं कर पाते, गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी एडजस्ट करती है, रुपी और बॉन्ड मार्केट में अनसर्टेनिटी आती है, एनर्जी कंपनीज की इन्वेंट्री वैल्यूएशन हिलती है। इंडिया को सस्ता तेल चाहिए, लेकिन सिर्फ सस्ता नहीं, इंडिया को स्टेबल सस्ता तेल चाहिए। तीसरा असर बार्गेनिंग पावर। इंडिया अब सिर्फ सऊदी या इराक पर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहता। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड आया, यूएई बड़ा सप्लायर है, इराक बड़ा सप्लायर है, सऊदी रिलायबिलिटी देता है, यूएस क्रूड आर्बिट्राज खुलता है, ब्राजील और लैटिन अमेरिका ऑप्शन दे सकते हैं, अफ्रीका भी बास्केट में है। ओपेक प्लस की दरार से इंडिया के पास सप्लायर की कंपटीशन बढ़ सकता है। बायर के पास सप्लायर ज़्यादा हो तो बायर की बार्गेनिंग पावर निश्चित तौर पर बढ़ जाती है। तो इंडिया का नया एंगल क्या है? सिर्फ क्रूड ऑयल नहीं, रिफाइनिंग पावर। इंडिया की ऑयल स्टोरी सिर्फ इंपोर्ट की स्टोरी नहीं है, इंडिया रिफाइनिंग पावर भी है। जामनगर, पारादीप, पानीपत, कोची, मैंगलोर, बीना, वादीनार। इंडिया क्रूड खरीदता है, रिफाइनिंग में प्रोसेस होता है, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, पेट्रोकेमिकल बनता है और रिफाइंड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करता है। इसका मतलब इंडिया सिर्फ क्रूड बायर नहीं है, इंडिया रिफाइनिंग हब भी है। अगर क्रूड सोर्सिंग फ्लेक्सिबल रही तो इंडियन रिफाइनर आर्बिट्राज खेल सकते हैं। रशिया डिस्काउंट मिला, रिफाइनिंग मार्जिन को फायदा हुआ। यूएई स्टेबल सप्लाई मिली, सिक्योरिटी का फायदा हुआ। यूएस क्रूड आर्बिट्राज खुला तो डाइवर्सिफिकेशन आया। इराक सऊदी बैरल मिले तो रिलायबिलिटी आई। ब्राजील और गुआना का बैरल आए तो ऑप्शन मिले। इसलिए इंडिया की रियल एनर्जी स्ट्रेटजी सिर्फ ये नहीं कि क्रूड कहां से आया, रियल स्ट्रेटजी है कि कौन सा क्रूड किस रिफाइनरी में, किस प्राइस पर, किस प्रोडक्ट में बदलेगा। ये इंडिया की साइलेंट स्ट्रेंथ है। अब यूएई की अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिक विन नहीं है। यूएई ओपेक से बाहर आता है तो इंडिया के लिए नया एनर्जी डील स्पेस खुल सकता है। लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्रूड कॉन्ट्रैक्ट, रुपी दिरहम सेटलमेंट, एडनॉक स्टोरेज इन इंडिया, इंडियन रिफाइनरी इन्वेस्टमेंट, पेट्रोकेमिकल पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एक्सेस, फुजारिया स्टोरेज, होर्मुज बाईपास की प्लानिंग। यूएई भारत के लिए सिर्फ क्रूड सेलर नहीं रह सकता, यूएई भारत का एनर्जी पार्टनर बन सकता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। पोस्ट ओपेक यूएई इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है, ऑटोमेटिक विन नहीं। अगर इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज और इमरजेंसी एक्सेस क्लियरली नेगोशिएट नहीं किया तो फायदा सीमित रह सकता है, क्योंकि चीप ऑयल तब तक यूजफुल नहीं जब तक क्राइसिस में अवेलेबल ना हो। इंडिया को सिर्फ बैरल नहीं चाहिए, इंडिया को भरोसेमंद बैरल चाहिए।
अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की क्या स्थिति है? ये भारत की दरअसल सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल भी दरअसल यही है। इंडिया अक्सर ऑयल प्राइस पर बात करता है, लेकिन असली सवाल सिर्फ प्राइस का नहीं, असली सवाल है सप्लाई सिक्योरिटी का। अगर कल होर्मुज बंद हो जाए तो क्या होगा? अगर गल्फ शिपिंग अटक जाए तो क्या होगा? अगर रशिया पर सैंक्शन और कड़े हो जाएं तो क्या होगा? अगर क्रूड अचानक 100 के ऊपर चला जाए तो क्या होगा? हमने हाल में देखा, क्रूड $120 $100 के ऊपर गया तो सरकार से लेकर तेल कंपनियों तक सबको पसीने आ गए। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है। गवर्नमेंट हेल्ड कैपेसिटी करीब 5.33 मिलियन मैट्रिक टन है। एग्जिस्टिंग स्टोरेज अरेंजमेंट और कॉमर्शियल इन्वेंट्रीज जोड़कर कवर कुछ ज़्यादा दिखता है, लेकिन प्योर स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट कुशन जापान, साउथ कोरिया और चाइना जैसे देशों के मुकाबले काफ़ी छोटा है। जापान के पास 200 दिन की सप्लाई से ज़्यादा नेट इंपोर्ट कवर है। साउथ कोरिया के पास 200 दिन से ज़्यादा स्ट्रेटेजिक कवर है। चीन ने बड़ा स्ट्रेटेजिक कॉमर्शियल कुशन बना लिया है। इंडिया अभी इस रेस में पीछे है। यूएई के साथ क्रूड स्टोरेज अरेंजमेंट है। एडनॉक इंडिया में क्रूड रख सकता है। फुजिरा में स्टोरेज इंडिया के लिए होर्मुज बाईपास एंगल दे सकता है। लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इमरजेंसी में बैरल किसका, एक्सेस किसका, रिलीज राइट किसका, कंट्रोल किसका? इंडिया को यूएई के पोस्ट ओपेक फेज में सिर्फ चीपर क्रूड नहीं मांगना चाहिए, इंडिया को क्लियर इमरजेंसी एक्सेस ऑयल सिक्योरिटी पैक्ट मांगना चाहिए। यही इस स्टोरी का नया एंगल है। भारत को सिर्फ तेल नहीं खरीदना है, भारत को भरोसेमंद तेल खरीदना है। तो इसको इंडिया की जीत समझने की भूल ना कीजिए। यूएई ओपेक से बाहर, सप्लाई बढ़ेगी, ऑयल सस्ता होगा, इंडिया जीत गया, ये इतना सिंपल नहीं है। क्यों? क्योंकि यूएई आउटपुट अपने इंटरेस्ट में बढ़ाएगा, इराक कोटा अपने फिजिकल नीड के लिए मांगेगा, सऊदी प्राइस बचाने की कोशिश करेगा, यूएस शेल हाई प्राइस पर रिटर्न करेगा, रशिया सैंक्शन के हिसाब से डिस्काउंट देगा, इंडिया होर्मुज रिस्क कभी भी प्रीमियम जोड़ देगा। इंडिया को सस्ता ऑयल मिल सकता है, लेकिन इंडिया को रिलायबल ऑयल चाहिए। चीप क्रूड बिना सिक्योर रूट्स के अधूरा है। होर्मुज अगर रिस्क में है तो गल्फ क्रूड की कीमत से ज़्यादा उसका रास्ता इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंडिया की पॉलिसी लाइन होनी चाहिए सप्लायर डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक रिजर्व एक्सपेंशन, लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट, और एक और करेंसी का सेटलमेंट फ्लेक्सिबल हो, रिफाइनरी की पार्टनरशिप मिल जाए, इमरजेंसी एक्सेस क्लॉज मिल जाए और ऐसे रूट जिससे होर्मुज पर निर्भरता कम हो जाए। ये सब मिल जाए तो बात बन जाए। ओपेक प्लस की दरार इंडिया के लिए मौका बन सकती है, लेकिन होमवर्क के साथ। अब कॉमन मैन के लिए इसका मतलब क्या है? आम आदमी के मन में आने वाले सवाल, क्या पेट्रोल डीजल सस्ता होगा? डायरेक्टली नहीं कहा जा सकता। क्रूड प्राइस, रुपी डॉलर, टैक्सेस, रिफाइनिंग मार्जिन और गवर्नमेंट पॉलिसी सब मिलकर रिटेल प्राइस तय करते हैं। अगर यूएई ज़्यादा ऑयल बेचेगा तो इंडिया को फ़ायदा होगा? पोटेंशियली हाँ, ज़्यादा सप्लाई इंडिया को बार्गेनिंग पावर देती है, लेकिन फ़ायदा कॉन्ट्रैक्ट टर्म पर डिपेंड करेगा। ओपेक टूट गया तो ऑयल बहुत सस्ता हो जाएगा? ज़रूरी नहीं है। ओपेक डिसिप्लिन टूटे तो प्राइस वॉर हो सकता है, लेकिन वॉर, सैंक्शन और शिपिंग रिस्क प्राइस को फिर ऊपर ले जा सकते हैं। इंडिया को रशिया ऑयल से फ़ायदा मिला, अब यूएई ऑयल से मिलेगा? इंडिया का फ़ायदा सप्लायर कॉम्पिटिशन से है। रशिया, यूएई, इराक, सऊदी, यूएस, ब्राज़ील, जितने ऑप्शन उतनी बार्गेनिंग पावर। सबसे बड़ा रिस्क क्या है? होर्मुज। इंडिया का बड़ा गल्फ ऑयल रूट इसी चोक पॉइंट से जुड़ता है। प्राइस से ज़्यादा रूट रिस्क क्रिटिकल है। इंडिया को क्या करना चाहिए? सिर्फ स्पॉट मार्केट में सस्ता क्रूड नहीं खरीदना चाहिए, स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, लॉन्ग टर्म सप्लाई, रिफाइनिंग इन्वेस्टमेंट और इमरजेंसी एक्सेस सिक्योर करना चाहिए। अब वो बात जो हेडलाइन में नहीं दिखती। हेडलाइन कहेगी यूएई ने ओपेक छोड़ा, लेकिन हेडलाइन के नीचे 5 चीज़ें हैं। पहली हिडन बात, ओपेक सिर्फ प्रोडक्शन कार्टेल नहीं है, पॉलिटिकल थिएटर भी है। सऊदी लीडरशिप, इराक रिकंस्ट्रक्शन, यूएई एम्बिशन, रशिया से सैंक्शन, सब इसमें शामिल हैं। दूसरी हिडन बात, ऑयल प्रोड्यूसर्स डिमांड पीक से पहले ऑयल मोनेटाइज करना चाहते हैं। अगर एनर्जी ट्रांजिशन तेज हुई तो ग्राउंड में पड़ा ऑयल फ्यूचर में उतना वैल्यूएबल नहीं रहेगा, इसलिए कुछ कंट्रीज प्रोड्यूस नाउ के मोड में हैं। तीसरी हिडन बात, यूएस शेल ओपेक कट को कमज़ोर करता है। ओपेक कट करे, प्राइस बढ़े, शेल लौटे, ओपेक का मार्केट शेयर घटे। चौथी हिडन बात, इंडिया को क्रूड प्राइस से ज़्यादा क्रूड एक्सेस देखना होगा। इमरजेंसी में सस्ता तेल नहीं, अवेलेबल क्रूड काम आता है।
5वीं हिडन बात, ओपेक प्लस टूटेगा नहीं लेकिन ढीला पड़ेगा। कार्टेल खत्म नहीं होगा लेकिन डिसिप्लिन कमज़ोर हो सकता है, और जब डिसिप्लिन कमज़ोर होता है तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है। तो अब आगे क्या देखना है? अब आगे ये ट्रिगर देखिए। पहला, इराक को कोटा कंसेशन मिलता है या नहीं। दूसरा, यूएई प्रोडक्शन कितनी तेजी से बढ़ाता है। तीसरा, सऊदी अरेबिया मार्केट शेयर बचाता है या प्राइस सपोर्ट करता है। चौथा, रशिया सैंक्शंस के बीच कितना क्रूड बेच पाता है। पांचवा, यूएस शेल हाई प्राइसेस पर कितना आउटपुट बढ़ाता है। छठा, ब्राजील, गुआना, कनाडा और नॉन ओपेक सप्लाई कितनी आती है। सातवां, होर्मुज रिस्क घटता है या बढ़ता है। आठवां, इंडिया यूएई के साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई और स्टोरेज डील कैसे स्ट्रक्चर करता है। नौवां, इंडिया एसपीआर एक्सपेंशन को स्पीड देता है या नहीं। 10वां, ओपेक की नेक्स्ट मीटिंग में प्रोडक्शन डिसिप्लिन कितना बचता है। ऑयल मार्केट अब सिर्फ ओपेक मीटिंग से नहीं चलेगा, ऑयल मार्केट अब ओपेक मीटिंग, शेल के रिस्क, शिपिंग लेन्स, सैंक्शंस, करेंसी और स्ट्रेटेजिक रिजर्व सबके जोड़ से चलेगा। तो फाइनल क्लियर कट बात यह है कि ओपेक 1960 में इसलिए बना था क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज अपनी जमीन के तेल पर अपना हक और प्राइस पावर चाहती थीं। 1970 में ओपेक ने दुनिया को दिखा दिया कि तेल सिर्फ कमोडिटी नहीं, जियोपॉलिटिकल वेपन भी है। लेकिन 2026 की दुनिया अलग है। यूएई कोटा से आज़ादी चाहता है, इराक ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहता है, सऊदी अरेबिया प्राइस डिसिप्लिन चाहता है, रशिया सैंक्शन और वेस्ट एशिया वॉर के बीच फ्लेक्सिबिलिटी चाहता है, यूएस शेल ओपेक की हर प्राइस स्ट्रेटजी को चैलेंज करता है, ब्राजील और गुआना नए बैरल्स ला रहे हैं, चाइना डिमांड ग्रोथ धीमी कर रहा है, इंडिया फ्यूचर डिमांड का इंजन बन रहा है। ओपेक प्लस टूट नहीं रहा, लेकिन ओपेक प्लस का पुराना अनुशासन टूट रहा है। पहले कार्टेल कहता था कम प्रोड्यूस करो, प्राइस बचाओ। अब कई प्रोड्यूसर कह रहे हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करो, डिमांड पीक से पहले बेचो। यही ऑयल मार्केट का नया कॉन्फ्लिक्ट है। भारत के लिए ये इंपॉर्टेंट मूवमेंट है क्योंकि भारत 85 से 88% क्रूड बाहर से लाता है। इंडिया ऑयल प्राइस का मेकर नहीं, टेकर है, लेकिन बदलते एनर्जी मैप में इंडिया बेहतर बायर बन सकता है। यूएई पोस्ट ओपेक फेज में इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। इराक कोटा फाइट इंडिया के लिए बार्गेनिंग सिग्नल है। यूएस शेल इंडिया को अल्टरनेट देता है, रशिया डिस्काउंट इंडिया को नेगोशिएशन टूल देता है, लेकिन होर्मुज का रिस्क इंडिया को सावधान करता है। इसलिए इंडिया को सिर्फ इतना नहीं पूछना चाहिए कि ऑयल सस्ता होगा या महंगा। इंडिया को पूछना होगा मेरा ऑयल कहाँ से आएगा, किस रूट से आएगा, किस करेंसी में आएगा, किस कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, किस स्टोरेज में रहेगा और क्राइसिस में उस बैरल पर मेरा कंट्रोल कितना होगा। यही नया एनर्जी मैप है। पुरानी दुनिया में ऑयल का सवाल था प्राइस क्या है, नई दुनिया में सवाल ये है कि प्राइस क्या है, रूट क्या है, कंट्रोल किसका है और भरोसा कितना है। ओपेक प्लस की दरार भारत के लिए सिर्फ न्यूज़ नहीं, वार्निंग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। और सबसे बड़ी सीख ये है जो देश ऑयल प्रोड्यूस नहीं करता उसे ऑयल सोचकर खरीदना पड़ता है, सिर्फ भाव देखकर नहीं। तेल का पुराना नक्शा कुओं से बनता था, नया नक्शा कुओं से, बंदरगाहों से, पाइपलाइन से, प्रतिबंधों से, स्टोरेज से और खरीदारों की बार्गेनिंग पावर से बन रहा है। यही ओपेक प्लस की असली क्लियर कट स्टोरी है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर, आप देख रहे थे क्लियर कट।